हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ राजनीतिक चिंतन की विचारधारा में सिसरो के विशिष्ट योगदान की व्याख्या करें, या तो फिर यही क्वेश्चन जो है वो चेंज करके दे सकता है कि सिसरो की राज संबंधित विचार की आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो देखो, ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन सिसरो का योगदान के बारे में पूछे या सिसरो के संबंधित विचार राज्य का विचार पूछे, तो दोनों के लिए आंसर आप लोगों का सेम होगा, ठीक है। या तो फिर यही क्वेश्चन क्या कर सकता है कि चेंज करके दे सकता है। तो देखो, इसका जो आंसर वो 5 पेज में है, ठीक है। अब 5 पेज में है तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से अगर घुमा फिरा करके पूछता है तो आंसर सेम होते हैं, क्योंकि इतना लॉन्ग क्वेश्चन का ना बहुत सारा क्वेश्चन निकलता है। अगर इतना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, अगर 5 पेज का कोई आंसर है, तो इसका मतलब क्या है कि इतना लंबा आंसर में से बहुत सारे क्वेश्चन घुस सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी इस टाइप से क्वेश्चन अगर चेंज करके देता है तो आंसर आप लोगों को सेम लिखना है, ठीक है। सिसरो के विशिष्ट योगदान पूछे, जो सिसरो के राज्य संबंधित विचार पूछे, ठीक है। तो चलो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो, अगर आप इसके पहले 5 मैंने आंसर बता रखा है, सेमेस्टर 3 वालों का कोर्स 6 का 5 क्वेश्चन बता रखा। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लो। और पीडीएफ ग्रुप के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। देखो, सबसे पहले जानते हैं सिसरो का परिचय, सिसरो क्या है, ठीक है। तो सिसरो का जो पूरा नाम है वो मार्कस टुलियस सिसरो था। सिसरो का पूरा जो नाम था वो मार्कस टुलियस सिसरो था, लेकिन इसे अंग्रेजी में सिर्फ टुली के नाम से जाना जाता था। देखो, पूरा नाम क्या था? टुलियस सिसरो था, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसे अंग्रेजी में टुली के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसका जो जन्म हुआ था वो रोम में हुआ था, रोम के एक छोटे से शहर में हुआ था, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इतना ही लिखना कि इसका जो जन्म हुआ था वो रोम में 106 ईसा पूर्व में हुआ था। सिसरो था वो एक शानदार राजनीतिक करियर था। जैसे हर लोगों का करियर होता है कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, वैसे ही जो सिसरो था वो हमेशा वो चाहते थे कि हम राजनीतिक में करियर बनाए। वो राजनीतिक बनना चाहता था, ठीक है। राजनीतिक में अपना नाम कमाना चाहते थे, लेकिन वह रोम के सर्वश्रेष्ठ वक्ता और एक लेखक के रूप में जाने जाते थे। लेकिन ये जो रोम के थे ना, वह सर्वश्रेष्ठ वक्ता और एक लेखक के रूप में जाने जाते थे। मतलब ये लेखक भी थे, है ना, लेकिन इनका मेन करियर क्या था? वो राजनीतिक बनना चाहते थे। लेकिन रोम में जो ये फेमस थे वो लेखक के नाम से फेमस थे, ठीक है। एक युवा के रूप में उन्होंने रोम में कानून, साहित्य और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की थी। देखो, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था रोम में, वहाँ पे किसका किसका पढ़ाई किया था? जब ये अंग था, युवा था, तो इसने कानून का पढ़ाई किया था, साहित्य का किया था और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई किया था। कहाँ पे? रोम में ही, ठीक है। ये सब का पढ़ाई क्यों किया था? क्योंकि ये राजनीतिक बनना चाहता था। राजनीतिक वाले ही कानून, साहित्य और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। कुछ दिनों तक सेना की नौकरी करने का काम किया। ये कुछ दिनों तक क्या किया? सेना का भी नौकरी करने का काम किया, मतलब सेना में भी इसने नौकरी किया है, ठीक है। उसके बाद 3 साल तक एक वकील के रूप में भी कार्य करने के बाद ग्रीस और एशिया की यात्रा की। देखो, इसने क्या किया? 3 साल तक वकील में भी काम किया है। वकील में काम क्यों किया? क्योंकि देखो, ये उसी क्षेत्र में, उसी फील्ड में काम करेंगे जहाँ पे ये राजनीतिक वाला हो। और ये हमेशा राजनीतिक बनना ही चाहते थे, इसलिए 3 साल तक इसने वकील के रूप में काम किया, ठीक है। उसके बाद इसने 3 साल के बाद वकील में काम करने के बाद क्या किया? ग्रीस और एशिया की यात्रा किया, यानी ग्रीस भी गया और एशिया में भी इसने घूमा है, ठीक है, वहाँ का राजनीति के बारे में जानने के लिए। उन्होंने अपना अध्ययन भी जारी रखा और इसने घूमा भी, इधर उधर जानकारियाँ भी प्राप्त किया। और इसने क्या किया? अपना अध्ययन भी, अपना पढ़ाई लिखाई भी क्या कर रहा? जारी रखा, ठीक है। वह वापस रोम आया, फिर जब एशिया घुमा, ग्रीस घुमा, अपना पढ़ाई भी जारी रखा, उसके बाद वापस वो अपना रोम आ जाता है, ठीक है। रोम उसका जगह का नाम था, ठीक है। और अपना राजनीतिक करियर प्रारंभ किया, ठीक है। जब उधर सभी तरफ से घूम करके आ गए तो इनका जोश और बढ़ गया, तो इसने राजनीतिक करियर में प्रारंभ करना और जोर शोर से स्टार्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इनका जो करियर था वो राजनीतिक था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं सिसरो की प्रमुख रचनाएं। सिसरो की प्रमुख रचनाएं मतलब क्या हुआ कि इसने क्या क्या चीज़ें रचा है। रचा मतलब क्या क्या लिखा है, कौन कौन से बुक वगैरह इसने लिखा है, रचना, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका रचनाएं क्या क्या है। मतलब सिसरो ने अपना राजनीतिक में करियर बनाया, अब इसने क्या क्या चीज़ों को लिखा है, इसका रचनाएं क्या है ना। तो सिसरो की निम्नलिखित रचनाएं हैं। देखो, इसने क्या क्या चीज़ों को लिखा है। सबसे पहले लिखा है डी रिपब्लिका, इसने दूसरा लिखा है डी लीगिबस, और तीसरा लिखा है डी ऑफिसिस, और चौथा लिखा है लॉज। तो ये 4 चीज़ें लिखा है, ठीक है। अब चारों चीज़ों के बारे में इसका जानते हैं। तो जो भी कोई चीज़ इंसान लिखता है ना उसको रचना बोलते हैं। जो लेखक वगैरह कविता, ये सब कहानी ये सब लिखता है वो क्या हो गया? उसका रचनाएं हो गया। ऐसा सिसरो ने भी कुछ लिखा है, तो क्या ये कहानी वगैरह लिखेगा? नहीं, ये राजनीति के बारे में लिखेगा, क्योंकि इसका दिलचस्पी राजनीतिक में था। तो पहला जो डी रिपब्लिका लिखा है, इसका जो रचना है ना वो 62 से 54 ईसा पूर्व में हुआ था। डेट याद रहता तो ठीक है, नहीं तो आप लोग डायरेक्टली दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। डी रिपब्लिका जो है वह सिसरो 62 से 54
62 से लेकर के 54, पहले डेट घटता था, ठीक है, अभी बढ़ता है ना 2022 2023, पहले घटता था। तो इसका रचनाएं 62 से 54 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या लिखा गया था इस बुक में, तो इसमें लिखा गया था सरकार का प्रकार, सरकार के बारे में लिखा गया था कि सरकार के कितने प्रकार होते हैं, न्याय, ये सब चीज़ों के बारे में लिखा गया था। हमेशा राजनीति के बारे में लिखा रहेगा ना, क्योंकि इसका दिलचस्पी था राजनीतिक में। दूसरा डी लिगिबस, अब डी लिगिबस में इसने क्या लिखा था, तो इस ग्रंथ में, सॉरी यहाँ पे ग्रंथ लिखा गया, ठीक है, यहाँ पे रचनाएं होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रंथ थोड़ी ना था, ये रचना था ना। तो इस रचनाएं में मुख्य रूप से कानून का विवेचना किया गया था। यानी जो डी लिगिबस था ना, वो अपने दूसरा रचनाएं में क्या लिखा था, सिर्फ और सिर्फ कानून के बारे में लिखा गया था, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या, तो तीसरा पॉइंट है डी आफिसिस। अब डी आफिसिस में इसने क्या लिखा, तो इस ग्रंथ यानी इस रचनाओं को 44वां ईसा पूर्व में कार्य संपन्न किया। मतलब जो डी आफिसिस रचनाएं को रच रहा था, लिख रहा था, तो इस रचना को जो कंप्लीट किया वो 44 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था, 44 ईसा पूर्व में। और जो चौथा इसका था ना, चौथा रचना वो था लॉज। सिर्फ आपको लॉज लिख करके छोड़ देना है। आप बोलोगे इसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया, तो देखो दोस्तों इसके बारे में कुछ बताने के लायक नहीं था, ठीक है। ये मायने नहीं रखता है कि लॉज में उसने क्या क्या लिखा था, मैंने ये रखता है कि इसने क्या कितना रचनाएं दिया है। तो टोटल इसने कितना रचनाएं दिया, 4 रचनाएं दिया है। अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ इसका रचनाएं भी लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस टाइप से कि पहला डी रिपब्लिका, दूसरा डी लिगिबस, तीसरा डी ऑफिसिस और चौथा लॉज, ठीक है। अब ये हो गया। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो ये सिसरो है, सिसरो का परिचय मैंने देखा कि सिसरो कौन थे, कहाँ जन्म हुआ था। फिर मैंने देखा सिसरो ने क्या क्या चीज़ों को लिखा है, यानी क्या क्या चीज़ों को रचा है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, ठीक है, कि राजनीतिक में सिसरो का योगदान क्या है। या तो राजनीतिक में सिसरो का योगदान बोलो या सिसरो का राजनीतिक विचार बोलो, क्योंकि इसने जो भी अपना राजनीतिक में विचार दिया वही इसका योगदान है, ठीक है। तो सिसरो का योगदान बोलो या राजनीतिक विचार बोलो। तो देखते हैं इसका राजनीतिक विचार क्या क्या है, ठीक है। देखो, सिसरो द्वारा दिया गया निम्नलिखित राजनीतिक विचार है, यानी इसने निम्नलिखित योगदान दिया है, निम्नलिखित विचार दिया है। कौन कौन सा है सो देखते हैं। तो जो पहला इसका विचार है ना, वह है मानव स्वभाव को लेकर के और राज्य संबंधित विचार, ठीक है। यानी इसका पॉइंट नंबर 1 में हमने 2 चीज़ों के बारे में बता दिया एक ही में, ठीक है, कि मानव स्वभाव, इसने मानव के बारे में कुछ बताया है, मानव के बारे में कुछ विचार किया है, और दूसरा राज्य के बारे में कुछ विचार किया। राज्य का मतलब होता है देश। मैं हर वीडियो में बताता हूँ राज्य का मतलब ये ना समझा झारखंड बिहार ये सब जो राज्य है वो नहीं, राज्य का मतलब होता है देश। जैसे भारत को लेना पड़ेगा, तो पॉलिटिकल में एक यही सब चीज़ें होता है कि राज्य का मतलब छोटा छोटा नहीं होता, बल्कि एक राज्य का मतलब बड़ा देश है, ठीक है। तो इसने मानव के बारे में और राज्य के बारे में कुछ बताया। क्या बताया, चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखो, इसने ये कहा, सिसरो ने कानूनों के सामने सभी व्यक्ति को समान माना था। सिसरो का ये कहना था कि कानून के सामने सभी जो व्यक्ति हैं ना, वो बिल्कुल कैसे हैं, समान हैं, बराबर हैं। सभी जाति के व्यक्तियों के पास सही और गलत के में अंतर करने के लिए अनुभव और ज्ञान का समान क्षमता है। इनका ये कहना है कि सभी लोग कानून के सामने समान हैं, बराबर हैं, और जितने भी सारे जाति के लोग होते हैं, चाहे वो बड़ी जाति का हो चाहे वो छोटे जाति को, सभी के पास इतना ज्ञान होता है कि वह सही क्या है और गलत क्या है। उनके पास ये सब चीज़ों का ज्ञान ऑलरेडी होता है। सही क्या और गलत क्या है उन लोगों को खुद समझने की क्षमता होता है। हम उससे कोई नहीं होते हैं बताने वाला कि सही ये है और गलत ये है, या तो फिर गलत ये है और सही ये है। कोई भी जाति का लोग, उनके पास इतना ज्ञान और बुद्धि होता है, वो उसके पास इतना अनुभव होता है कि वो खुद सही और गलत का निर्णय ले सकता है। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई उसको बता नहीं सकता कि सही और गलत क्या है, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि सभी व्यक्ति समान थे। उन्होंने क्या बताया कि जो सभी व्यक्ति थे ना पहले, वो क्या थे, समान थे, बराबर थे, और उनके लिए एक ही कानून था, और उन सभी के लिए एक ही कानून था, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं था, ठीक है। तो वे आपस में सभी नागरिक थे। अब देखो, सभी लोग एक थे, सभी जाति के लोगों के पास ज्ञान था, बुद्धि था, और सभी को जो कानून था वो समान था, एक रूप से था, तब वो आपस में क्या थे, नागरिक थे। अब अगर इसको अलग कानून मिला हुआ है, उसको कम अधिकार है, उसको ज़्यादा अधिकार है, कानून सबको एक नज़र से नहीं देखेगा, तो वो नागरिक नहीं कहलाएंगे। हमारा देश का सभी नागरिकों पर क्या किया जा रहा है, समान रूप से कानून है, सबका अधिकार समान है, तो हम नागरिक हो गए। नागरिक का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे हमें समान अधिकार मिले, है ना। उनका मत था, इनका सिसरो का, कि राज्य अस्थायी रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता जब तक यह इसके नागरिक का एक साथ अधिकार के सामूहिक दायित्व और पहचान के ज्ञान के प्रभाव को नहीं स्वीकारता और प्रदान करता। मतलब ये कहना था ना कि राज्य अस्तित्व में नहीं रह सकता, मतलब राज्य तब तक नहीं टिक सकता है जब तक उस राज्य का, उस देश का नागरिकों को एक समान अधिकार ना मिले,
ठीक है ना, उनको एक पहचान ना मिले, ठीक है, और तब तक वो राज्य कभी टिक नहीं सकता है। तो राज्य को ये बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा, उनके ज्ञानों को, उनके समान अधिकारों को, ये सब चीज़ों को राज्य को क्या करना चाहिए था, उनको प्रदान करना चाहिए था, लोगों को प्रदान किया जाना चाहिए समान अधिकार, ये सभी के लिए एक कानून, ठीक है। तभी हमारा जो हमारा राज्य है वो अस्थायी रूप से अस्तित्व में रह सकता है, नहीं तो फिर नहीं रह सकता। जब सभी के लिए अलग अलग कानून रहेगा, ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो राज्य हमारा अस्तित्व रह जाए, यानी कि राज्य टिक जाए, हमारा देश टिक ही नहीं सकता, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या है कि जो सिसरो है ना, वो राज्य को कॉमनवेल्थ के नाम से पुकारता है। ये आपको याद रख लेना, एक नंबर में पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि सिसरो जो ना यानी राज्य को, यानी राज्य मतलब देश को कॉमनवेल्थ के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखना है नेक्स्ट, क्योंकि राज्य एक सम्मिलित अंग था। राज्य क्या है, एक सम्मिलित अंग है, सभी के लिए सम्मिलित अंग है, समान रूप का अंग है, ठीक है, ठीक है। तो राज्य क्या है, एक सम्मिलित अंग है और इसकी जो सदस्यता है सभी के लिए क्या समान है, सभी लोगों के लिए समान है। यानी राज्य का जो सदस्यता है, यानी देखो राज्य मतलब हमारा देश हो गया, देश का सदस्यता हम भी हैं, आप भी देश का सदस्य हो, आपके माता पिता, हमारे माता पिता, सब लोग जितने हैं इस भारत में सभी हमारे देश का सदस्यता है, और सभी के लिए जो सदस्यता है भारत का वो क्या है, समान है, किसी को ऊपर नीचे दर्जा नहीं दिया गया। बस आपको यहीं तक लिखना है, ठीक है। आगे का जो 3 पॉइंट उसको छोड़ दो आपको, ठीक है। चलते हैं की ओर। तो हम लोगों ने देख लिया कि सिसरो का योगदान में पहला मानव स्वभाव और राज्य से संबंधित। अब दूसरा देखते हैं शासक या सरकार संबंधित सिसरो का राजनीतिक विचार, यानी सरकार के बारे में, शासन बोलो या तो सरकार बोलो, बात एक ही पड़ता है, ठीक है। तो सरकार के बारे में सिसरो ने क्या कहा, तो देखते हैं इसने सरकार के बारे में क्या कहा। सिसरो के अनुसार सरकार के भिन्न भिन्न रूप हो सकते हैं। सिसरो ने कहा कि जो सरकार हो सकती है ना, वो अलग अलग रूप से हो सकती है। अब अलग अलग रूप से कैसे हो सकता है, तो देखो यहाँ पे सरकार एक व्यक्ति या कुछ चुने हुए व्यक्तियों या पूरी जनता के हाथों में हो सकती है। देखो इसने ये कहा कि सरकार किसी एक व्यक्ति के हाथ में या कुछ गिने चुने व्यक्तियों के हाथ में या पूरे जनता के हाथ में हो सकती है। अब ये कैसे, देखो मान लो हमारा सरकार बेईमानी करता है तो सिर्फ वो एक व्यक्ति के हाथ में हो सकता है। एक व्यक्ति के हाथ में कैसे हो सकता है, मान लो कि वो जनता को देख ही नहीं रहा है कि जनता जो है वो मरेंगे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो बस एक लोगों का बात सुन रहा है। या तो फिर सरकार क्या कर सकता है, कुछ चुने हुए लोग, कुछ ही लोगों का सरकार बात मानती है। या तो फिर अगर अच्छा सरकार रहेगा तो सभी जनता का बात मानेगा। तो सरकार पर डिपेंड पड़ता है कि हमारा सरकार कैसा है, हमारा बात मान रहा है कि किसी एक व्यक्ति का बात मान रहा है कि कुछ गिने हुए चुने लोगों का बात मान रहा है, सिर्फ अमीरों का, या तो फिर पूरे जनता, गरीब अमीर सबका बात मान रहा है। तो सरकार अलग अलग प्रकार का हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि यदि न्याय और सार्वजनिक हितों का ध्यान में रखते हुए शासन का संचालन होता। इनका ये कहना है कि अगर सरकार न्याय और सार्वजनिक हितों के लिए इस सब चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर सरकार को बनाया जा रहा है कि ये न्याय का काम करेगा, सभी के लिए एक समान, और सरकारी कामों के लिए काम करेगा, और इस चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर सरकार बनाया जाए तो सरकार अवैध है। सॉरी दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ पे मिस्टेक हो गया, जहाँ पे अवैध है वहाँ पे वेद होगा, ठीक है। क्या होगा, वेद होगा, ठीक है। यानी कि फिर मैं यहाँ से समझा देता हूँ, यदि न्याय और सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए शासन का संचालन होता है तो सरकार वेद है। यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे अवैध लिखा गया ये वेद होगा, ठीक है। इनका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार न्याय के प्रति और सार्वजनिक हितों को ध्यान में रख करके अगर सरकार कामों को कर रहा है, कामों को संचालन कर रहा है तो सरकार हमारा वेद है, मतलब सरकार अच्छा है, ठीक है। लेकिन वहीं पर सिसरो क्या कहता है कि सिसरो के अनुसार से अगर सरकार अन्यायपूर्ण है, मतलब वो न्याय नहीं कर रहा, अन्यायपूर्ण है मतलब गलत है, चाहे वह राजा का हो या कुछ चुने हुए व्यक्तियों का हो या जनता की ही क्यों ना हो। मतलब देखो अगर सरकार अच्छा कर रहा है तो वेद है, और अगर सरकार अच्छा नहीं कर रहा है, चाहे वो राजा हो, चाहे कुछ लोगों का चुनाव हो, चाहे पूरा जनता का चुनाव, गरीब अमीर सबका, तब वह जो सरकार होती है ना, तो वह जो सरकार होती है तो उस राज्य को भ्रष्ट नहीं कहा जाएगा। मतलब सरकार जिस देश को चला रहा है, जिस राज्य को चला रहा है, वह राज्य को भ्रष्ट नहीं कहा जाएगा, बल्कि यह कहा जाएगा कि वह राज्य है ही नहीं। मतलब अगर सरकार अच्छा कर रहा है तो वेद है, अगर सरकार अच्छा नहीं कर रहा है तो उस राज्य को, जिस राज्य को सरकार चला रहा है, वो राज्य नहीं है। मतलब वो राज्य में सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि इस राज्य में भ्रष्टा है, कि सरकार गलत कर रहा है तो भ्रष्ट है। ये माना जाता है कि सरकार यहाँ राज्य है ही नहीं, राज्य का कोई मतलब ही नहीं है। जब सरकार अच्छा काम कर ही नहीं रहा है तो राज्य किस काम का, राज्य है ही नहीं, ये माना जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट था दोस्तों, थोड़ा सा मिस हो जाता है लिखने में।
चलते हैं तीसरा, मिश्रित शासन। मिश्रित शासन मतलब मिक्स सरकार, जो मिली जुली सरकार रहता है। आप लोग कभी देखते हैं गठबंधन सरकार हो जाता है, मिली जुली सरकार। तो शिष्यों मतलब बहुत सारे विद्वानों ने, लोगों ने शासन के 3 रूप बताया है। कौन कौन? राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र माने हैं। ठीक है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र की सरकार 3 प्रकार का हो सकती है। राज का तंत्र या कुलीन तंत्र या प्रजातंत्र हो सकते हैं। जब तक इसका स्वरूप स्वस्थ रहता है, मतलब जब तक ये तीनों अच्छे से काम करते हैं और इनका उपयोग न्याय के अनुसार किया जाता है, तब तक शासन की यह रूप बने रहते हैं, तब तक यह शासन की यह रूप बना रहता है। मतलब देखो, राजतंत्र हो चाहे कुलीन तंत्र हो चाहे प्रजातंत्र हो, इसमें लोग नहीं चुनते हैं, ये सब अपने से सरकार बन जाते हैं। लेकिन अगर इन लोग स्वस्थ हो, अच्छा काम करें, तब इन लोग के अनुसार से क्या होता है, शासन बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, जब तक इन लोग क्या करते हैं, शासन करते हैं। लेकिन वहीं पर जब इनका उद्देश्य न्याय की नहीं रहता है तो राजतंत्र दूषित हो जाता है। देखो, कहा जाता है ना कि राजतंत्र गलत है तो कुलीन तंत्र गलत है, प्रजातंत्र गलत है। पहले यही नहीं चलता था, राजाओं का शासन। लेकिन इनका कहना है कि राजाओं का शासन भी ठीक है, कुलीन तंत्र भी ठीक है, प्रजातंत्र भी ठीक है, लेकिन इन लोगों का शासन करने का नीति स्वस्थ होना चाहिए, है ना, यानी स्वस्थ होना चाहिए, गलत ना होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर जहाँ पे भी इसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मतलब ये न्यायपूर्ण से काम करना बंद कर देते हैं, तो वहीं पर ये जो शासन तंत्र है वो दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। मतलब ये हमेशा चाहते हैं कि अच्छा सरकार बना रहे, चाहे वो राजा बने चाहे कोई लोगों द्वारा चुन करके सरकार बने, बस वो अच्छा बने। चौथा, न्याय संबंधित विचार। सिसरो के अनुसार सभी मनुष्य समान है, मतलब सिसरो ने ये कहा कि सभी मनुष्य क्या समान है, और प्राकृतिक रूप से सभी मनुष्य शक्तियों और योग्यताओं में समान है। और यहाँ पे क्या कहा, प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से यानी भगवान का दिया हुआ चीज़ से। देखो हम लोग अभी क्या करते हैं, मतलब अगर कहीं पेड़ पौधा लगा हुआ तो ये प्राकृतिक देन है। अब मान लो जो भगवान ने देकर के भेजा, प्राकृतिक ने देकर के भेजा, क्या वो भी भगवान ने देकर के भेजा कि ये व्यक्ति का ज़्यादा हिस्सा, ये व्यक्ति का कम हिस्सा है? ऐसा तो नहीं है ना। भगवान का दिया हुआ चीज़ सबके लिए क्या है, बराबर है। तो वही बोल रहा है कि सभी लोग मनुष्य समान है। और प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो सभी मनुष्य शक्तियों में भगवान सबको शक्ति भी बराबर दिया है और योग्यता भी समान दिया है। अब व्यक्ति यहाँ पे कौन कितना तेज बनता है, कौन कितना कमजोर बनता है, वो उस पर डिपेंड पड़ता है। बट अगर प्राकृतिक भगवान के अनुसार से देखा जाए तो योग्यता में और शक्तियों में दोनों को भगवान ने वहाँ से देकर के बराबर भेजा है। इसलिए आज जो समानता देखते हैं वह सामाजिक संस्थाओं द्वारा उत्पन्न किया गया है। आज जो हमारा सामाजिक संस्थाओं द्वारा समानता उत्पन्न किया गया, वो वही समानता जो हमारा प्राकृतिक ने दे करके भेजा, जो आज हम लोग समाज में समानता को देखते हैं, समाज में बराबर देखते हैं, बराबर अधिकार देखते हैं। पांचवा, दास्ता संबंधित विचार। आप लोगों ने देखा होगा एक दास्ता वाला भी क्वेश्चन था। ठीक है, दास्ता मीन्स होता है दास मीन्स जब किसी के अंदर हम लोग काम करते हैं ना तो उसको बोलते हैं दास है ये। जैसे हम किसी के अंदर में काम करते हैं, हमें कोई ज़बरदस्ती अपने घर में काम करवाता है, हमें बस खाने पीने के लिए दिया जाता है, जहाँ 10 रुपये देना चाहिए था हमको काम के बदले वहाँ 2 रुपये दिया जा रहा है। मतलब हमसे डरा करके धमका करके वो काम करवा रहा था, हम उसका दास हो गया, हम उसका नौकर हो गए। तो इन्हीं को दास बोला जाता था। ठीक है, तो ये जो हमारा सिसरो है ना, वो इस प्रकार के दासों को विरोध किया है। ये कहा है कि नहीं, दास का नहीं होना चाहिए। जो लोग इनको दास बना कर काम करवाते हैं वो बिल्कुल गलत है। लोगों को दास नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, उनको बिल्कुल मुफ्त छोड़ दिया जाना चाहिए। वो जो मर्जी वो करे, उसको नौकर बना करके आप अपने घर में काम क्यों करवाएंगे, ये इसको गलत मानता है। ठीक है, सिसरो दास प्रथा को अस्वीकार करता है, कहता है ये दास प्रथा जो है ना वो बहुत गलत है। दास प्रथा बोलो या दास्ता बोलो, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, घबराना नहीं। दास प्रथा या दास्ता एक ही है। दास प्रथा मतलब जो लोग जबरदस्ती लोगों को काम में रख लेते थे अपने घर में, ठीक है, उसको दास्ता या दास प्रथा बोलते हैं। तो इसको सिसरो ने क्या बताया, अस्वीकार कर दिया, गलत कर दिया। न्यायपूर्ण व्यवहार को चाहता है। सिसरो क्या चाहता है, न्यायपूर्ण व्यवहार को। और ये दास प्रथा बिल्कुल अन्याय है और ये चाहता है हमेशा कि न्यायपूर्ण बना रहे। सिसरो स्वतंत्र व्यक्ति का समर्थन करता है। सिसरो किसका समर्थन करता है, जो व्यक्ति स्वतंत्र हो, है ना कि दासों जैसा गुलामी को। और ये दासों जैसा गुलामी व्यक्ति को पसंद नहीं करता, ये बिल्कुल इसका विरोध करता है। वह चाहता है कि यदि मनुष्यों को दासों से मुक्ति ना किया जाए तो कम से कम उनका मेहनत का सही किराया दिया जाए। इनको ये कहना है कि अगर तुम दासों को अपने घर में दास बना रहे हैं, ठीक है, उनको अपने अंदर में काम करवा रहे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करवाओ, लेकिन कम से कम दास जो जितना उनका मेहनत है, जितना उसका मजदूरी है, उतना उसको मजदूरी मिलना चाहिए। लेकिन उतना मजदूरी उसको मिलता नहीं है, जबकि उसको उतना मजदूरी कम से कम मिलना चाहिए। ठीक है, दास बनाओ लेकिन उनका मजदूरी कम से कम मिलना चाहिए। ठीक है, छठा पॉइंट है कानून संबंधित विचार। इसने कानून के बारे में भी कुछ विचार दिया। क्या दिया है, तो इन्होंने कानून के 2 प्रकार बताया। इसने कहा कि कानून 2 प्रकार का होते हैं, एक प्राकृतिक कानून और एक राज निर्मित कानून। प्राकृतिक कानून कौन हो गया,
जो हमारे गॉड ने दे करके भेजा है, जो हमें भगवान ने दे करके भेजा है कि देखो भगवान ने प्राकृतिक कानून में कभी ये कहा कि उसके पास ज़्यादा बुद्धि है, इसके पास कम बुद्धि है, उसके पास ज़्यादा ज़मीन होगा, इसके पास कम ज़मीन होगा। लोगों ने अपना तरीका से किया है, लेकिन प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो सबके लिए समान कानून है, सबके लिए समान अधिकार है। वहीं पर अब देखा जाता है एक होता है कानून राज निर्मित कानून, जो राज मतलब देश, जो हमारा देश नियम कानून को बनाता है कि इस जाति को थोड़ा कम अधिकार है, इस जाति को थोड़ा उच्चाधिकार है। तो एक तो हमारा प्राकृतिक का कानून अलग हो जाता है जो सबके लिए बराबर है हर चीज़ में, चाहे वो कोई भी जाति का धर्म का हो। लेकिन राज निर्माण कानून, जो राज्य का निर्मित कानून होता है, उसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है। अब जॉब का फॉर्म भरते हैं, देखते हैं किसी से 100 रुपया लिया जाता है तो किसी से 300 रुपया लिया जाता है। तो ये राज्य के द्वारा किया गया कानून है। लेकिन वही अगर प्राकृतिक कानून की बात की जाए तो सबके लिए समान है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या और भी कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए, मैं एक और क्वेश्चन का आंसर करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अगर अभी तक आप इस वीडियो को दोस्तों में शेयर नहीं किए तो प्लीज़ शेयर कर दे ताकि सबको हेल्प मिल सके। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।